हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट जो मैं सोचता हूँ कि बताना चाहिए आपको, और जो बहुत ज़रूरी है और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, ये स्टील का एक क्वेश्चन है, कनेक्शन का, असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का। और ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपके जो मॉक 1 था उसमें भी आपको दिया था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एक भी बच्चे का, आई थिंक एक बच्चे ने इसको ठीक किया था, बाकी मोस्टली बच्चों का गलत था। बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि एक्चुअली अगर जब मेरा लोड इंक्लाइंड लोड लगता है तो उस कंडीशन में मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। और ये प्रॉब्लम जब भी आएगी एग्जाम में, ये मान के चलना बच्चे कि एटलीस्ट 25 मार्क्स, 20 से 25 नंबर की ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उम्मीद करके चलना कि 25 नंबर की ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने वाली है। 25 मार्क्स की ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरूर आएगी। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है। जब इंक्लाइंड लोड लगा होगा एसेंट्रिक कनेक्शन पे, तो उस कंडीशन में मैं रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करूंगा। पढ़ लो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। फाइंड द मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स caused by an inclined force F equal to 50 kilonewton in a rivet of connection shown in figure। ये कनेक्शन दिया हुआ है, the dimension are given in mm, they are 4 rivet of 25 mm diameter each। ठीक है, रेविट दी हुई है बच्चे। ठीक है, रेविट दी है 25 mm डायमीटर की, और 4 रिविट दी है, ये 1 2 3 4। एक इंक्लाइंड लोड लगा है 50 किलो न्यूटन का। तो पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स कितना होगा। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मेरे स्टील के जो लेक्चर्स हैं मैंने ऑलरेडी सबको पता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट तो बच्चे मैंने बता दिया अब आपको। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है इंक्लाइंड लोड में। सबसे पहला मैंने एक बात बता रखी है कि जो भी आपको कनेक्शंस दे रखा हो, जो भी कनेक्शन आपको दे रखा हो, उसका सीजी निकाल लो। चूंकि सिमेट्रिक है तो बच्चे सीजी इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप सीजी कहीं मिड में होगा, सीजी कहीं यहाँ पे होगा, इतनी बात तो सभी को क्लियर है सीजी की, ये तो सबको पता है। क्योंकि सिमेट्रिक है 4 यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा सीजी। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस लोड के 2 कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं, एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बच्चे, दैट इज 50 cos 60। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और एक इसी का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं, ये बच्चे इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट कितना ले लेते हैं, दैट इज ऑफ 50 sin 60। ये वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं और फिर उसको बाइफर्केशन करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सुनो ध्यान से, मैंने बताया था कि हम जो लगाते हैं, जो फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, जो मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं हम, वो क्रिटिकल बोल्ट के लिए निकालते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो मैंने लेक्चर्स आपको पढ़ा है। अब क्वेश्चन ये आता है क्रिटिकल बोल्ट कौन होता है। तो क्रिटिकल बोल्ट की भी डेफिनेशन मैंने बताई थी। क्रिटिकल बोल्ट या क्रिटिकल रिवेट वो होगी जिसके लिए जो मेरी रेडियल डिस्टेंस है, जिस रिवेट के लिए सेंटर से रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, यानी कि आर की वैल्यू बच्चे मैक्सिमम होती है और थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है। आर की वैल्यू बच्चे मैक्सिमम हो और थीटा की वैल्यू मिनिमम हो। थीटा क्या होता है, थीटा होता है F1 और F2 के बीच का एंगल। क्लियर है, F1 F2 क्या होते हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चे मैं इन चारों रिवेट का मैं नाम देता हूं, ये मेरे बच्चे रिवेट नंबर 1, दिस इज रिवेट नंबर 2, दिस इज रिवेट नंबर 3, दिस इज रिवेट नंबर 4। ये बच्चे मेरी 4 रिवेट है। ठीक है, अगर मैं चारों रिवेट के लिए बात करूं तो मेरी रेडियल डिस्टेंस सबके लिए सेम है। मेरी रेडियल डिस्टेंस इसके लिए भी बच्चे इतनी ही है, रिवेट 1 के लिए, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी मेरी रेडियल डिस्टेंस सेम है। क्यों है रेडियल डिस्टेंस सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये जो बोल्ट की प्लेसिंग है वो सिमेट्रिक की गई है। आर तो मेरा सबके लिए सेम है, लेकिन मुझे थीटा पहचानना है। थीटा मिनिमम किसके लिए, थीटा मिनिमम के लिए। अब मुझे देखो, जब भी इंक्लाइंड का कॉन्सेप्ट आ जाए, जब भी इंक्लाइंड फोर्स आए, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि जो F1 की डायरेक्शन होती है, वो जो लोड की जो डायरेक्शन होगी, लोड जिस भी डायरेक्शन में, लोड वर्टिकली लगा है तो F1 की भी डायरेक्शन हर एक बोल्ट या रिवेट के लिए वर्टिकल ही होगी। अगर मेरा लोड हॉरिजॉन्टल लगा है तो मेरा F1 भी हर एक बोल्ट या रिवेट पे हॉरिजॉन्टली ही लगेगा। चूंकि मेरा लोड जो है बच्चे इंक्लाइंड लगा है, और इंक्लाइंड कितना है, 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, तो जो मेरे F1 की डायरेक्शन होगी, जो बच्चे मेरा F1 होगा, ऑलरेडी F1 भी मेरा 60 डिग्री इंक्लाइंड ही होगा हर एक वोल्ट के लिए।
इस बोल्ट के लिए। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1। F1 की डायरेक्शन क्या होगी हर एक के लिए? जो मेरे जो रिजल्टेंट लोड है, कितना लगा है रिजल्टेंट लोड मेरा? 50 किलो न्यूटन का। देखो ये मैं इसको मिटा देता हूं बच्चे, जस्ट ए मिनट, इरेजर मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ ये देख, सुनिए इधर, पेन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो इधर F1 मेरा लगा है, जो मेरा रिजल्टेंट लोड है 50 किलोमीटर, वो 60 डिग्री पे लगा, यानी कि जो मेरी F1 फोर्स की डायरेक्शन होगी हर एक बोल्ट के लिए वो क्या होगी? सेम इसी डायरेक्शन में। रिवेट नंबर 3 के लिए मेरा F1 ये लगेगा यहाँ पे, रिवेट नंबर 3 के लिए मेरा F1 की डायरेक्शन बच्चे ये होगी। रिवेट नंबर 4 के लिए मेरे F1 की डायरेक्शन ये होगी, और रिवेट नंबर 1 के लिए मेरे F1 की डायरेक्शन सेम यही होने वाली है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? F1 हर एक रिवेट के लिए, बोल्ट के लिए समझ में आ गया। जो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की होती है, जो डायरेक्शन इस फोर्स की होती है जो कनेक्शन पे लगा है, उस वही डायरेक्शन हमेशा मेरी F1 की रहती है हर एक रिवेट या बोल्ट के लिए। क्लियर है? F2 कैसे निकालते हैं? F2 के लिए मैंने बताया था कि ये जो रिवेट है या ये जो बोल्ट है, ये एक सर्कुलर हम मान लेते हैं। देन हम सेंटर से जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हम मानते हैं कि वो एक टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट। अब देखो, जो लाइन सेंटर से बोल्ट को जोड़ने वाली लाइन, सेंटर से बोल्ट को जोड़ने वाली लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर मैंने बच्चे कर दिया। अब एक बात बताओ, इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैंने ले लिया कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर मेरा ये आ रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर मेरा F2 ये आ रहा है। इस लाइन, अब बोल्ट नंबर 3 के लिए ये बोल्ट, ये मेरा सेंटर, ये मेरा बोल्ट, सेंटर में बोल्ट के जोड़ने वाली लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर ये मेरा F2, सेंटर और बोल्ट को जोड़ने वाली लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर ये मेरा F3, या मैं इसको बोल लो, चलो F3 ऐसे ही ले लो, सेंटर और बोल्ट को जोड़ने वाला लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर ये मेरा F4। ठीक है, इसको चेंज कर लेना 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, F4 नहीं होगा, ये 2 ही होगा सबके लिए ना। ये तो फोर्स नंबर 2 है, दिस इज फोर्स नंबर 2, और ये भी मेरा फोर्स नंबर 2 है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब बच्चों को कुछ को कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि सर आपने यहाँ पे ऐसे, भाई ये सेंटर है, मैं मान के चल रहा हूँ ये एक टॉर्शन बना रहा है, सर्कुलर पोर्शन, इस पर टॉर्क लग रहा है, इसकी वजह से क्या आ रहा है, इस पे टॉर्क आ रहा है। ठीक है, तो टॉर्क, ये सेंटर, ये लाइन, तो कोड कैसे घूमेगा, कैसे लगाएगा फोर्स? इस डायरेक्शन में। इस सेंटर, इस बोल्ट को ज्वाइन करो, कैसे घूमेगा ये? इस डायरेक्शन में। इसको ज्वाइन करो, कैसे घूमेगा? इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ गई? अब सबके लिए आर तो सेम है, थीटा किसके लिए मिनिमम है? देखो थीटा होता है F1 F2 के बीच का। थीटा इस कंडीशन में बच्चे ये है, थीटा इस कंडीशन में ये है, थीटा इस कंडीशन में ये है, और थीटा इस कंडीशन में ये है। तो आपको किसके लिए सबसे मिनिमम लग रहा है? थीटा सबसे लिए मिनिमम लग रहा है इस वाले रिवेट के लिए, जिसको हमने नाम दिया था रिवेट नंबर 2। क्यों? मैंने बोला था कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट या रिवेट वही होगी जिसके लिए आर मैक्सिमम होता है और थीटा मिनिमम होता है, वही मेरी मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस रिवेट या बोल्ट होता है। तो रिवेट नंबर 2 के लिए मेरा बोल्ट क्या है? मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए रेडियल डिस्टेंस तो सबके लिए सेम थी, तो थीटा मिनिमम किसके लिए है? रिवेट नंबर 2 के लिए। मुझे जो एनालिसिस करनी है वो इसी रिवेट पे करनी है, रिवेट नंबर 2 पे करनी है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? क्यों हम रिवेट नंबर 2 पे एनालिसिस कर रहे हैं? मैं इसको मिटा सकता हूँ, चलो छोड़ो, मिटाते नहीं है। अब F1 F2 की बात करेंगे, F1 की कैलकुलेशन करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एंगल कैसे निकालोगे? सुनो, इधर एंगल निकालने का भी तरीका है। क्या तरीका है? अब सुनो, F1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से, F1 जो है बच्चे, ये अगर मैं इस F1 को ऐसे लाइन बढ़ा दूं तो ये कितना एंगल बना रहा था? 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा था? 60 डिग्री। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, ये 60 है, ये F1 की डायरेक्शन है, तो ये कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक 120। क्लियर हुआ? ये कितना है? 90। तो बच्चे ये एंगल कितना बचा? नाउ दिस इज 30 डिग्री, ये नाउ दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। अब F2 कैसे बताओगे भाई? F2 क्या है? परपेंडिकुलर है इस लाइन के, यानी कि ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90 बच्चे, क्योंकि ये इस लाइन के F2 जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है।
थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुके, इरेजर से ले लेते हैं हम लोग। ये मिटा दूं ना मैं, ये सारी चीजें जो हमने कर रखी हैं आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा फिगर में। ये क्रिटिकल स्ट्रेस बोल्ट का तो फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल स्ट्रेस बोल्ट कौन सा लेते हैं। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से बच्चों, सभी लोग, पेन ले लिया मैंने, और ये मेरा यहाँ पे कहीं सेंटर लाइन हो गई। नो दिस इज अवर सेंटर लाइन। ये बच्चे मेरा सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, सेंटर लाइन से मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, सेंटर लाइन से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन को ज्वाइन करके इसके जो जस्ट परपेंडिकुलर होगा, इसके जो जस्ट परपेंडिकुलर होगा वो किसकी डायरेक्शन होती है मेरी, दैट इज ऑफ F2। F2 क्या है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन बच्चे क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन और ये लाइन क्या है मेरी, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। F1 क्या होता है, F1 जो इस फोर्स की डायरेक्शन है, जो बच्चे इस फोर्स की डायरेक्शन है, इस फोर्स की डायरेक्शन मैंने ले ली कि भाई ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, यहाँ से 30 डिग्री है, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा कुछ इस तरह का आ रहा होगा, दैट इज ऑफ F1, दैट इज ऑफ F1। ये F1 मैंने आगे बढ़ाया, ये मैंने आगे बढ़ा लिया। ये कितना एंगल बना रहा था इधर से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 60 डिग्री। ये 60 है, तो ये कितना बचा टोटल, चूंकि एक लाइन पे एंगल 180 होता है, ये 60, तो ये कितना बचा 120। ये 120 है, और ये वाला एंगल कितना बचे, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो 120 में से 90 गया, कितना बचा 30। तो यानी कि ये वाला कितना है, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल कितना है बच्चे, 30 डिग्री का एंगल है। लेकिन मुझे थीटा क्या होता है, थीटा तो ये वाला एंगल होता है ना, थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। ये 30 तो मेरे को पता चल गया, लेकिन मुझे ये निकालना है। और मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बच्चे बात बताओगे, ये एंगल कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला यहाँ से वहाँ वाला, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे को ये 90 पता है, ये एंगल सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को ये आ जाएगा, और इस वाले एंगल में से ये सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी क्या कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चे, थीटा आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यार इतनी तो ज्योमेट्री आप लोग समझते ही हो, इतनी तो ज्योमेट्री सबको आती है। क्लियर है, इरेजर से मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, अब समझ में आ गई ना चीजें एक्चुअली में हो क्या रहा है। चलो अब एक बात बताओ, अब ये चीजें हो गई हैं बच्चे, थोड़ी सी पेन ले लिया मैंने, नाउ पेन इज दिस मच। ठीक है, अब डायमेंशन मेरी दी हुई है, डायमेंशन मेरी दी हुई है, ये 100 है तो बच्चे ये 50 होगा। भाई सेंटर में है ना, ये 100 है तो आधा कितना होगा, 50। ठीक है, ये भी कितना दिया है, 100 दिया है तो आधा कितना होगा, 50। ये भी 50, ये भी 50, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया बच्चे, 45 डिग्री। ये कितना हो गया, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ये कितना हो गया, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये F2, ये भी कितना, चूंकि टोटल तो 90 है ना, तो 45 और 45, ये भी एंगल मेरा कितना हो गया, 45। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 45, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 30। तो ये कितना बचा थीटा, 45 माइनस 30, यानी कि थीटा की वैल्यू जो बच्चे मेरा थीटा आएगा, थीटा इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज ऑफ 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 15 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। बात क्लियर है, थीटा कितना आ गया मेरा, 15 डिग्री। थीटा मेरा आ गया। अब सुनो इधर, मुझे निकालना है F1। F1 निकालना है। F1 के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने हमेशा, F1 होता है टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवेट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट या रिवेट। चूंकि सारे सेम डायमीटर के हैं तो P डिवाइडेड बाय N। टोटल फोर्स कितना आ रहा है बच्चे, 50। रिवेट कितनी है, 4। तो मेरा यहाँ से F1 फोर्स कितना आ गया, दैट इज ऑफ 12.5। F1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, इतने 12.5, इतने किलोन्यूटन। मेरा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज ऑफ F1। मेरे यहाँ से कितना आ गया, F1 आ गया। F1 मेरा कितना आ गया, 12.5। F2 क्या होता है, F2 के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, F2 के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। नाउ F2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, मोमेंट M अपॉन समेशन RI का होल स्क्वायर इंटू RI, यही बताया था मैंने। अरे बताया था कि नहीं, यही बताया था ना फॉर्मूला। अब देखो मोमेंट कैसे निकालूंगा। मोमेंट मुझे बच्चे इस कंडीशन में, अब चूंकि इंक्लाइन लो, मोमेंट किसके अबाउट होता है, ये जो लोड लगा है इसका CG के अबाउट। तो मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया इसको। एक तो ये वाला कंपोनेंट ले लिया, ये कौन सा हो गया, दैट इज ऑफ 50 cos 60, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, दैट इज ऑफ 50 sin 60। वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे। अब मैं इसके दो मोमेंट ले लूंगा, मैं इसके क्या ले लूंगा बच्चे, दो मोमेंट। एक इस 50 sin 60 का, तो इंटू 50 sin 60,
50 sin 60, इस वाले फोर्स का मोमेंट, ये वर्टिकल लगा है, सीजी यहाँ पे देखते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है 200, ये डिस्टेंस 100 है तो आधी, ये वाली कितनी बची बच्चे 50, ये वाली कितनी बची 50। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए सेंट्रिसिटी मेरी कितनी, 200 प्लस 50 इंटू 250 प्लस दूसरा कंपोनेंट मेरा कितना है 50 कोस 60, 50 कोस 60 दूसरा कंपोनेंट है, इंटू ये लगा है इस डायरेक्शन में, तो यहां से सेंटर से कितना होगा, देखो इधर ये 50 है, ये 100 है, 100 का आधा कितना 50, 50 50 कितना 100, ये कितना हो गया नाउ डिट इज ऑफ 60। क्लियर है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो। नाउ 50 मल्टीप्लाई में साइन 60 मल्टीप्लाई में ऑफ 250, 25 मल्टीप्लाई डेट इज ऑफ 100। ठीक है, ये आ रहा है डेट इज 133। चूंकि फोर्स मेरा किलोन्यूटन में, डायमेंशन एमएम में, तो किलोन्यूटन एमएम में हो गया, तो मेरा मोमेंट की जो वैल्यू आ रही है नाउ मोमेंट इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 133.25.317 इतने। फोर्स किलोन्यूटन में था, डायमेंशन एमएम में थी, तो किलोन्यूटन एमएम में आ गया। मुझे मोमेंट से तो कुछ करना नहीं है, मुझे तो किससे मतलब है, वैल्यूज से मतलब है। चलो आर निकाल लेते हैं यार, ये वाली 50 है, ये भी 50 है, तो ये वाली जो रेडियल डिस्टेंस है आर आई कितना होगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो कितना हो गया नाउ इट इज 50√2। तो रेडियल डिस्टेंस में मेरी 50√2 आ गए। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ F2 इज इक्वल टू मोमेंट कितना है, मोमेंट बच्चे कितना लिया हुआ है मैंने, दैट इज ऑफ 133.25.317 किलोन्यूटन एमएम में था, किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लिया, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये न्यूटन एमएम में आ गया। समेशन आर आई स्क्वायर, समेशन आर आई स्क्वायर क्या होता है बच्चे, समेशन आर आई स्क्वायर होता है कि जितने बोल्ट हैं सबकी रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके लिए जैसे ये मैंने बोल्ट यहाँ लाया 1 2 3 4, तो ये R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3, ये मेरा R4। क्लियर है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 प्लस R4 का स्क्वायर सबके लिए सेम होगा। R1 कितना है 50√2, कितना है 50√2। चलो तो 50√2 का स्क्वायर 4 बार है, तो मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट 4 कर दिया। एक आर आई जिस बोल्ट पे निकाले उसकी रेडियल डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ 50√2। इसको कैलकुलेशन करो बच्चे एक बार कितना आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन करो एक बार कितनी आ रही है। नाउ मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई यस, ये आ रही है 47। मेरा फोर्स जो आ रहा है यहाँ से दैट इज ऑफ न्यूटन में, क्या डायरेक्ट किलो न्यूटन में, न्यूटन में ले तो 47,112.112 इतने न्यूटन, लेकिन फोर्स किस में लेते हैं हम जनरली किलो न्यूटन में, तो F2 कितना आ गया मेरा यहाँ से 47.112 इतने किलो न्यूटन, इतने बच्चे किलो न्यूटन। तो मेरा F1 भी आ गया, मेरा F2 भी आ गया, F1 आ गया, F1 कितना निकाला था हमने 12.5, ठीक है, और थीटा कितना निकाला था 15 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को एक बात पता है यार, मेरे को बात क्या पता है कि मान लो कि ये बोल्ट है मेरा, ठीक है, ये बोल्ट लगा है, इस बोल्ट पे ये मेरा F1 हो गया, ठीक है, ये मेरा F2 हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज ऑफ थीटा, ये मेरा थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, नाउ दिस इज द रिजल्टेंट FR। तो रिजल्टेंट कितना होता है FR, दैट इज ऑफ कितना होता है, दैट इज ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, 2F1 F2 कोस थीटा, यही होता है। क्लियर है सभी को बात। नाउ रिजल्टेंट FR इज इक्वल टू F1 कितना हुआ, F1 है 12.5, तो 12.5 इतने का स्क्वायर प्लस F2 हमने भी निकाला 47.11 इतने का स्क्वायर प्लस 2F1 12.5 इंटू 47.11 इंटू कोस थीटा कितना था मेरा 15 डिग्री, थीटा कितना था मेरा 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करो 47.11 का स्क्वायर प्लस 12.5 इतने का स्क्वायर प्लस 12.5 इंटू 47.11 इंटू कोस 15। ठीक है, नाउ इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज 59। आई थिंक मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आंसर था, 59.27।
तो यहाँ से जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है दैट इज ऑफ 59.274 इतने किलो न्यूटन, 59.274 इतने किलो न्यूटन। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये बच्चे मेरे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्टील के अंदर 2018 में क्वेश्चन नहीं आया, 19 में क्वेश्चन नहीं आया, 18 में क्वेश्चन तो आया था लेकिन वो वेल्ड का था, ठीक है, इसका नहीं था। 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया और 20 में नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस सवाल के आने की एग्जाम में, ठीक है। असेंट्रिक कनेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस बार, क्योंकि 3 साल का गैप हो चुका है लंबा और इस बार आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं सेंट्रिक कनेक्शन के हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाते सेंट्रिक के कनेक्शन, लेकिन इंक्लाइंड लोड वाले को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि मैंने मॉक 1 में दिया था ये जो ये सेंट्रिक लोड वाला जो कॉन्सेप्ट था मॉक 1 में मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, किसी से नहीं हुआ। मोस्टली बच्चों ने गलत किया है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो अभी भी मौका है, सीख लो इसको, ठीक है। बड़ा सा आसान सा सवाल होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इस वाले में, ठीक है। ये मेरा F1 आया, F2 आया, ये मेरा बच्चे रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ गया, क्लियर है। तो फटाफट इसको देख लेना अच्छे से, फिर भी समझ ना आए तो मेरे को मैसेज कर देना। और एक और बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, बहुत सारी चीजें और अपडेट आपको वहां पे मिलते रहेंगे। बाकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर सबके पास रहता है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस बार है, ठीक है बच्चे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।